अभी तक की क्लास में कोई डाउट? अभी तक की क्लास में कोई डाउट दोनों में से किसी को? नो सर। नहीं है। चलो, कल हमने फंक्शंस तक पढ़ लिया था, रिकर्जन तक पढ़ लिया था हमने। नो सर। कल रिकर्जन नहीं नो पढ़ाया सर। था मैंने? पढ़ाया था ना रिकर्जन। ये रिकर्जन का ही तो एग्जांपल है जो कल कराया था। आज आर्गुमेंट ऑब्जेक्ट को पढ़ते हैं जो फंक्शन में होता है। एक्चुअली आर्गुमेंट ऑब्जेक्ट एक तरीके से एरे की तरह ट्रीट करता है फंक्शन के पैरामीटर्स के लिए। मैं यहाँ पर फंक्शन दे देता हूँ और एक नाम डाल देता हूँ आर्गुमेंट ऑब्जेक्ट फंक्शन का। यहाँ पर मैं नेम कॉमा नेम ही देते हैं अभी पहले, और कॉन्सोल डॉट लॉग नेम, इस तरीके से पास कर दिया मैंने। और जब मैंने इसे कॉल कराया, मैंने आर्गुमेंट ऑब्जेक्ट को जब कॉल कराया और उसमें एक वैल्यू पास कर दी रोहित, सेव किया फाइल को, तो यहाँ पर हमारे पास रोहित नाम से आ जाएगी। तो पर इसमें एक आर्गुमेंट ऑब्जेक्ट भी होता है फंक्शन में। उसको कैसे करते हैं? वो एक्चुअली जितने नंबर ऑफ पैरामीटर्स होता है ना, उनको एक एरे की तरह ले लेता है। जैसे मेरे पास अभी एक ही पैरामीटर है, तो बाय डिफॉल्ट होता है आर्ग्यूमेंट, इस तरीके से लिखते हैं। और उसके बाद जिस तरह से एरे में एलिमेंट्स को एक्सेस करने के लिए लगाते हैं ना, उसी तरीके से हम स्क्वायर ब्रैकेट्स को यूज करते हैं और पैरामीटर्स को उनके इंडेक्स के अकॉर्डिंग दे देते हैं। मतलब जैसे यहाँ पर नेम है तो सिर्फ एक ही है, तो इस वजह से 0 लग जाएगा यहाँ पे। सेव किया मैंने, तो देख रहे हो स्टिल रोहित आ रहा है। तो ये होता है आर्गुमेंट ऑब्जेक्ट। अब मैंने जैसे यहाँ पर दे दिया नेम कॉमा एज, और यहाँ पर नेम कॉमा 27 दे दिया। अब अगर मैं जस्ट आर्ग्यूमेंट्स को प्रिंट करवाऊंगा फंक्शन में, तो देखना यहाँ पर मेरे पास एक आर्ग्यूमेंट लिखा रहा है और उसमें रोहित और 27 दो आ रहे हैं। ठीक है, 0 पे रोहित और 1 पे 27। तो इस सर तरीके से रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर दो। रिकॉर्डिंग स्टार्ट है बेटा, रिकॉर्डिंग स्टार्ट चल रही है। स्टार्ट है। तो अगर आर्ग्यूमेंट ऑब्जेक्ट के साथ हमें वर्क करना है, तो आर्ग्यूमेंट ऑब्जेक्ट जस्ट लाइक एरे की तरह वर्क करता है, बट ये एक एरे नहीं होता है। हमारे पास जितने नंबर ऑफ पैरामीटर्स फंक्शन में हम पास करते हैं, वो सारे के सारे आर्ग्यूमेंट ऑब्जेक्ट में एज एरे आ जाते हैं। अब उन्हें अगर पैरामीटर्स को एक्सेस करना होता है, तो जिस तरह से हम एरे में एज इंडेक्स यूज करते हैं, वैसे ही आर्ग्यूमेंट ऑब्जेक्ट के साथ हम स्क्वायर ब्रैकेट्स में इंडेक्स पास कर देते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर आर्ग्यूमेंट दिया और मैं यहाँ पर स्क्वायर ब्रैकेट्स लूंगा, और जैसे मेरे को एज एक्सेस करना है तो 1 और नेम एक्सेस करना तो 0। क्लियर? आर्ग्यूमेंट ऑब्जेक्ट के साथ एक प्रॉपर्टी और होती है लेंथ, जिससे हम नंबर ऑफ पैरामीटर देख सकते हैं। वैसे चलो, मैंने मान लो कि यहाँ पर मैंने एक काम और करता हूँ, आर्ग्यूमेंट 0 दे दिया, कंसोल लॉग आर्ग्यूमेंट 1, सेव किया, यहाँ पर 27 भी आ गया। ठीक है, अब अगर मेरे को इसकी लेंथ पता करनी है कि कितने नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट्स मैं अपने फंक्शन में पास कर रहा हूँ, तो वो भी हम चेक कर सकते हो। कंसोल लॉग आर्ग्यूमेंट्स डॉट लेंथ, लेंथ नाम की प्रॉपर्टी एक्सेप्ट करता है। 2 पैरामीटर मैंने पास किए, तो 2 पैरामीटर यहाँ पर इसने शो कर दिया। तो यही होता है आर्ग्यूमेंट ऑब्जेक्ट, जिसमें हम अपने नंबर ऑफ पैरामीटर को एज एरे लाइक स्ट्रक्चर्स के थ्रू एक्सेस कर सकते हैं। अब अगर मुझे फंक्शन को कॉपी करना है, जैसे ये फंक्शन है, इसे मुझे कॉपी करना है और अलग अलग जगह यूज करना है, तो या तो मैं इसे कॉल करा करा के यूज करूँ, या फिर मैं इसे एक वेरिएबल में असाइन करके यूज कर सकता हूँ। उसे कहते हैं फंक्शन कॉपिंग। जैसे मैंने एक फंक्शन बनाया, फंक्शन हेलो, और यहाँ पर मैंने दिया कंसोल लॉग हेलो जेएस। अब अगर मुझे इसे कॉपी करना है, तो मैं एक वेरिएबल लूंगा, वेरिएबल कॉपी फंक्शन नाम से एक वेरिएबल ले लिया मैंने, और उसमें हेलो पास कर दिया। ठीक है, तो इस तरीके से हम फंक्शन को कॉपी करते हैं। समझ में आया? यस अब सर। अगर अब अगर मुझे कॉल करना है, तो मैं हेलो की तरह भी कॉपी कर सकता हूँ, और ये कॉपी फंक्शन नाम के वेरिएबल में भी आ चुका है। कॉपी फंक्शन नाम से मैंने वेरिएबल दिया, देखो यहाँ पर मैं जब एक्सेस करूंगा तो हेलो जेएस कॉल होता है। समझ में आया? आया कि नहीं आया? चलो आ ठीक गया है। सर। अब अगर हमें ये जो फंक्शन है, ये अगर मुझे मल्टीपल वेरिएबल्स में कॉपी करना है, तो सिंपल, यहाँ पर एक कॉपी फंक्शन 1 से लिखा है, दूसरा दे दो,
आप इसे कितने नंबर ऑफ वेरिएबल्स में भी कॉपी कर सकते हो। मैंने यहाँ पर 1 दे दिया और यहाँ पर मैंने रोहित कर दिया, सेव किया, यहाँ पर देखो स्टिल है हेलो रोहित आ रहा है। तो तुम लोगों को क्लियर हुआ कि किस तरीके से हम फंक्शन को कॉपी करते हैं और आर्ग्यूमेंट ऑब्जेक्ट क्या होता है। अब हम पढ़ते हैं इवेंट हैंडलिंग के बारे में। इवेंट हैंडलिंग क्या होती है? देखो जावास्क्रिप्ट में जब भी यूजर को मुझे इंटरेक्ट करवाना होता है अपनी एप्लीकेशन के थ्रू, तब हमें इवेंट हैंडलिंग की जरूरत पड़ती है। या फिर हम कह सकते हैं कि यूजर जब हमारी एप्लीकेशन, इवेंट हैंडलिंग वो प्रोसेस होता है जिसके मदद से यूजर हमारी एप्लीकेशन से इंटरेक्ट करता है। ओके, इंटरेक्शन मतलब जैसे कि यूजर ने कोई बटन क्लिक किया, ये भी एक इंटरेक्शन है। यूजर ने ब्राउजर की विंडो को रिसाइज किया, यस सर। ठीक है ना, ये भी एक इंटरेक्शन है। उसने कोई की प्रेस करी, वो भी एक इंटरेक्शन है। रिसाइज करा विंडोज को, वो भी इंटरेक्शन है। रिसाइज मतलब इसे, ये जो विंडो है ब्राउजर की, ये से रिसाइज किया, तो ये भी एक इवेंट है। तो यहाँ पर हमारे पास जावास्क्रिप्ट में काफी सारे इवेंट्स हैं। वैसे तो वीडियो के लिए अलग है तुम्हारे पास, ड्रैग ड्रॉप के लिए अलग है, टच वगैरह के लिए अलग है, टच के लिए। पर जो मोस्टली यूज्ड इवेंट्स है वो मैं बता देता हूँ, क्योंकि सारे इवेंट्स बताने बैठूंगा तो काफी लंबा टाइम चला जाएगा। तो जो इंपॉर्टेंट इवेंट्स है मैं यहाँ पर मेंशन कर देता हूँ। इवेंट हैंडलिंग, सबसे पहला माउस इवेंट्स। माउस के थ्रू मतलब हम अपने माउस के थ्रू किस किस तरीके से यूजर को इंटरेक्ट करवा सकते हैं, और उसके लिए कौन कौन से इवेंट हैंडलर जावास्क्रिप्ट में है वो मैं बता देता हूँ। एक है माउस डाउन, या फिर मैं, या चलो ऐसे बता देते हैं, माउस एंटर, माउस लीव, माउस मूव, माउस ओवर, माउस आउट, माउस अप भी है एक, ऑन क्लिक भी है एक, और ऑन डबल क्लिक भी है। ये सारे हैं। इसके अलावा कीबोर्ड्स के थ्रू कुछ इवेंट्स होते हैं। कीबोर्ड में हमारे पास तीन चार तरीके की इवेंट है। पहला है ऑन की अप, ऑन की प्रेस, ऑन की डाउन, ठीक है। इसके बाद हमारे कुछ फॉर्म के भी इवेंट्स हैं। फॉर्म के इवेंट्स हमारे को, जैसे हम फॉर्म वगैरह यूज करते हैं ना, तब यूज में आते हैं। जैसे कि मैं फॉर्म के इवेंट्स में बता देता हूँ कुछ मिसलेनियस इवेंट। फॉर्म ऑन सबमिट, ऑन इनपुट, और ऑन सिलेक्ट। ये सारे वो इवेंट हैंडलर्स है जो कि हमारे फॉर्म हैंडलिंग या फिर हम फॉर्म वैलिडेशन जब प्रोग्राम बनाएंगे तब यूज में आएंगे। और एक मिसलेनियस भी है। मिसलेनियस में क्या आएगा अपना, ऑनलोड, ये क्लियर। तो ये कुछ इवेंट्स हैं जो कि ज्यादातर यूज होते हैं जब हम यूजर को इंटरेक्ट करवाना चाहते हैं अपनी एप्लीकेशन से। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि इवेंट हैंडलिंग कितनी अलग अलग तरीके से होती है। जैसे क्या किया, सबसे पहला सबसे सिंपल, मैंने बटन बनाया एक, ठीक है। यस तो सर। Yes, sir. बटन बनाने के बाद आप इसमें कोई सा भी इवेंट यूज कर लो। जैसे मैं ऑन क्लिक यूज कर लेता हूँ, क्योंकि बटन को क्लिक ही तो किया जाएगा। मैंने ऑन क्लिक किया, ऑन क्लिक। ऑन क्लिक करने के बाद आप यहाँ पर दे दो कंसोल लॉग हेलो जे, क्लिक, सेव किया। यहाँ पर हमारे पास एक बटन आ गया, जब मैंने इस पर क्लिक किया तो हेलो जे सारा। ये एक तरीका होता है, ठीक है ना, बाय यूजिंग इवेंट हैंडलर। एक और तरीका होता है, इसको हटा लो, ठीक है ना, और डायरेक्ट यहाँ पर क्या करो, वेरिएबल, वेरिएबल एक बटन बनाया, डॉक्यूमेंट डॉट
गेट एलिमेंट बाय आईडी, एक आईडी ले लेते हैं इसमें, आईडी ले ली मैंने बटन, ठीक है। और ये तो पता चल रहा है ना मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी। मतलब जिस तरह से मैं सीएसएस में आईडी के थ्रू एक्सेस करता, आईडी में हैश के थ्रू एक्सेस करता था एलिमेंट्स को, उस तरीके से गेट एलिमेंट बाय आईडी एक मेथड है डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट के अंदर, जिसके मदद से हम किसी भी एलिमेंट को उसकी आईडी से एक्सेस कर सकते हैं। तो मैंने ये ले लिया। अब मैं लूंगा बटन में, बटन के थ्रू ये एलिमेंट तो एक्सेस होकर के आ गया मेरे पास। देखो मैं यहाँ पर करूंगा कंसोल लॉग, अगर मैं बटन को चेक करूंगा तो मेरे पास वो बटन वाला जो कोड है ये रहा, ये आ जाएगा तुम्हारे पास, ठीक है। अब इस बटन के थ्रू, बटन हमारे पास एक फंक्शन होता है डॉट लगा करके ऐड इवेंट लिसनर, ठीक है ना, कौन सा, ऐड इवेंट लिसनर। इसके बाद आप पैरेंथेसिस लगाओगे और ये 2 पैरामीटर मांगता है। सबसे पहला पैरामीटर कि आप इस एलिमेंट पे कौन सा इवेंट हैंडलर लगाना चाहते हो। मैं इस पे लगाना चाहता हूँ क्लिक वाला, तो स्ट्रिंग में मैं उस इवेंट हैंडलर को पास करूंगा क्लिक। ऑन पास नहीं करना, जब आप इवेंट हैंडलर के साथ वर्क करोगे तो ऑन पास नहीं करना। इसके बाद कॉमा लगा करके फंक्शन लिया मैंने, और फंक्शन देने के बाद console log hello js इवेंट सेव किया हमने। जब मैं इस पे क्लिक करूंगा तो देखो हेलो जेएस इवेंट, ये समझ में आया। इसके बाद यही था सर, क्या, ऊपर वाला यही था। ऊपर वाला इजी तो है, लेकिन उसमें एक बार बताओ, तुमने अगर ऑन क्लिक लिखा, अब तो मैं कोई फंक्शन लिखना लंबा चौड़ा सा बड़ा सा, तो तुम क्या इसके अंदर लिखते चले जाओ, कैसे लिखोगे, दिक्कत हो जाएगी तुम्हें, लिखते लिखते कोड कॉम्प्लेक्स हो जाएगा बेवजह का। इसलिए इस तरीके का यूज करो। देखो इसमें बस कुछ नहीं है, सबसे पहले एलिमेंट को एक्सेस करो, एक वेरिएबल में स्टोर कराओ, उस वेरिएबल के साथ इस इवेंट हैंडलर नाम के जो बिल्ट इन फंक्शन है इसे अटैच कर दो बस, और उसके बाद फंक्शन चला दो जो तुम यहाँ पे लिख रहे थे। समझ में आया। Yes, इसके sir. अलावा एक और है बटन डॉट ऑन क्लिक, ऑन भी है वैसे, देखूं मैंने शायद से इसे चेक नहीं किया। बटन डॉट ऑन इज नॉट अ फंक्शन, डायरेक्ट ले लेते हैं, एक काम करते हैं बटन डॉट क्लिक भी हो सकता है, क्लिक तो मैं करा दूं, ऑन क्लिक, ठीक है। एक इस तरीके से लगाते हैं, ऑन क्लिक करने पे हमारे पास एक फंक्शन चलेगा कंसोल लॉग हेलो जेएस, बटन डॉट ऑन क्लिक इज नॉट अ फंक्शन। कुछ गलती हुई है मुझसे, हाँ, बटन डॉट ऑन क्लिक, फिर हम असाइन करते हैं इसमें एक वैल्यू फंक्शन, इस तरीके से कंसोल लॉग हेलो जेएस इवेंट्स, सेव किया, क्लिक किया पर मैंने, हेलो जेएस इवेंट्स आ रहा है। तो ये 3 तरीके हैं जिससे आप इवेंट हैंडलिंग कर सकते हो जावास्क्रिप्ट, ठीक है। Yes, sir. अब मैं इन अलग अलग इवेंट्स का मतलब बताता हूँ। माउस डाउन का मतलब होता है जब आप क्लिक करते हो, ठीक है, जब आप क्लिक को प्रेस करते हो तब माउस डाउन होता है, ठीक है। तो मैं यहां पर दे देता हूं ऑन माउस डाउन, ठीक है, ये ले लिया, और इसमें ले लिया हेलो माउस डाउन, सेव कर दिया। और जब मैंने इस पर क्लिक किया तो हेलो माउस डाउन आ रहा है, क्योंकि जब मैंने बटन पे क्लिक किया तो ये माउस डाउन कॉल हुआ। समझ में आया। इसके बाद क्या है, माउस एंटर, ऑन माउस एंटर। माउस एंटर कैसे कर सकता है वर्क, जब आप अपने माउस को जिस एलिमेंट पे आप लगा रहे हो इवेंट हैंडलर माउस एंटर, उस पर ले जाते हो, तो जैसे ही वो उसके एरिया में एंटर करेगा तो ये फंक्शन कॉल हो जाएगा। देखा तुमने, मैं दोबारा से करूंगा ये दोबारा कॉल हो जाएगा, दोबारा से करूंगा दोबारा से कॉल हो जाएगा। Yes, sir. इसके बाद क्या है हमारा माउस लीव,
जिस तरह से माउस एंटर होता है, एंटर करने पे माउस लीव होता है, जैसे ही लीव होगा माउस आपके एलिमेंट पे से, तो आपका जो इवेंट हैंडलर है वो फंक्शन कॉल कर देगा। देखना अभी मैं इस पर लेके जाऊंगा तो कुछ नहीं होगा, लेकिन जैसे ही मैं इस पे आउट करूंगा कॉल हो गया। ठीक है। यस सर। यस सर। माउस लीव क्या आता था? माउस मूव ऑन, माउस मूव। माउस मूव से क्या होता है कि जब मैं जो एलिमेंट है उस पर माउस मूव करवाऊंगा, जैसे ये मेरा क्लिक मी है, इस पर ही मैं माउस मूव करवाऊंगा तो देखो ये फंक्शन कॉल हो रहा है। यस जब इस सर। एलिमेंट पे मूव करवाऊंगा तो ये माउस डाउन गलती से लिख गया मेरे से, लेकिन वो माउस मूव है। माउस ओवर, माउस ओवर दे देते हैं ऑन, माउस ओवर। जिस तरह से होवर होता है ना, ओवर, उसी तरीके से माउस ओवर भी यस होता है, सर। देखना। यस सर। ठीक है। माउस आउट ऑन, माउस आउट, सिंपल। इस पर जब आप क्लिक करोगे और बाहर निकलोगे तब कॉल हो जाएगा। माउस लीव की तरह, जस्ट लाइक। यस सर। माउस अप, माउस अप, जिस तरह से माउस डाउन होता है क्लिक करने पे, माउस अप। जिस तरह से आप माउस डाउन को करते हो, जब आप क्लिक करते हो तो माउस डाउन कॉल होता है। माउस अप जस्ट जैसे ही आप क्लिक रिलीज करोगे तब माउस अप कॉल हो जाएगा। जैसे ही मैंने इस पर क्लिक किया और जैसे ही मैंने रिलीज किया, देख रहे हो ये माउस अप कॉल हो गया। इसके बाद ऑन क्लिक, ऑन डबल क्लिक, सेव किया। जब मैं इस पर डबल क्लिक करूंगा, देखा। अब तुम सोच रहे होगे सर ये माउस एंटर और माउस लीव, माउस मूव का ये कहाँ से, ये इनका यूज कहाँ होता है, सोच रहे हो यस तो सर। देखो, तुमने काफी सारी वेबसाइट देखी होगी जिस पर जब आप माउस मूव कराते हो तो बैकग्राउंड मूव करने लग जाता है, पीछे का बैकग्राउंड। अभी दिखाऊं, मैं दिखाता हूँ, देखना। यहाँ पर तुम देख रहे हो जैसे मैं माउस मूव करवाऊंगा, ये तुम देख रहे हो बैकग्राउंड मूव कर रहा है, ये माउस यस मूव सर। का ही काम है। यस सर। जब मैं इस पे क्लिक करूंगा तो ये यहाँ पे ओपन हो गया। ये माउस डाउन से हुआ होगा या माउस ऑन क्लिक से हुआ होगा या किसी से भी हुआ होगा। ठीक है, तो ये चीजें होती हैं, समझ में यस आएगी। सर। यस सर। यस सर। ऑन डबल क्लिक, ऑन डबल क्लिक कहाँ पे आता है? और नहीं, माउस ओवर कहाँ पे आता है? माउस ओवर, माउस ओवर तुमने देखा होगा। चलो मैं इसका एक इवेंट, एक अच्छा सा एग्जांपल देता हूँ। जब आप फेसबुक ओपन करते हो तो जब आप अपने माउस को लाइक के बटन पे लेकर के जाते हो तो ऑटोमेटिकली इमोजीज ओपन होकर के आ जाती हैं, यस सर। है ना। यस ऊपर सर। लेकर के जाने से ही, क्लिक करने से नहीं, सिर्फ और सिर्फ ऊपर लेकर के जाने से ही यस सर। वहां पे माउस ओवर का काम होता है। अब आता है कीबोर्ड इवेंट्स, ऑन की अप, ऑन की प्रेस और ऑन की डाउन। देखो कीबोर्ड इवेंट्स हमेशा ऐसे फील्ड में वर्क करेंगे जिसमें कीबोर्ड से इनपुट दिया जा सकता है। माउस इवेंट उसमें वर्क करेंगे जिसमें माउस से इवेंट दिया जा सकता है। जैसे मैं यहाँ पर कीबोर्ड के लिए ले लेता हूँ। वैसे मैं एक चीज और बताना भूल गया कि एड इवेंट लिसनर जो था, बटन डॉट एड इवेंट लिसनर, बटन एड इवेंट लिसनर, क्लिक और फंक्शन। अब हम इसे दे देते हैं कंसोल डॉट लॉग इवेंट लिसनर कॉल्ड। ठीक है, सेव करते यस हैं। सर। अभी देखना, जब मैं क्लिक करूंगा तो इवेंट लिसनर कॉल हो रहा है, लेकिन मान लो कि मुझे इसे कैंसिल करना है। एक बटन ऐसा बनाना है जिससे ये इवेंट लिसनर कॉल ना हो, तो हम कैसे करेंगे? यस सर। ठीक है ना। बटन तो, क्रिएट करेंगे तो सर। उसके लिए एक बटन क्रिएट करेंगे। बटन क्रिएट किया, उसकी आईडी दी यस सर। BTN2 और यहाँ पर दिया क्लिक, कैंसिल, कैंसिल इवेंट, कॉलिंग इवेंट दे देता हूँ यहाँ पर, कॉलिंग इवेंट। सेव किया, हमारे पास कैंसिल और कॉलिंग इवेंट आ गया। ठीक है ना। यस अब सर। कैंसिल इवेंट पे भी हम एक लगा लेते हैं। ठीक है, इसको क्या करेंगे, ये जो BTN2 है इसको भी एक्सेस कर लेंगे।
btn2, यहाँ पर भी btn2 दे दिया। btn2 पर जब मैं ऑन क्लिक करूंगा, ठीक है, तो एक फंक्शन कॉल होगा, और वो फंक्शन वैसे तो अभी मैंने थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड कर दिया, तुम चाहो तो ऑन क्लिक यहाँ पे भी लगा सकते हो। btn2 पे जब मैं क्लिक करूंगा तो एक फंक्शन कॉल होगा, वो फंक्शन क्या करेगा, वो करेगा btn1 पे से तो हमें हटाना है, इस पे से तो हटाना है, और इसकी आईडी Yes, क्या sir. है, btn डॉट रिमूव इवेंट लिस्नर। ठीक है, इवेंट लिस्नर कौन सा आपका क्लिक है जिसे हमें रिमूव करना है। ओके, Yes, sir. Yes, sir. और एक चीज और लेता है ये, देखते हैं, चलो इससे हो रहा है कि नहीं हो रहा। कॉलिंग इवेंट तो मैंने कैंसिल कर दिया, नहीं दे रहा है, 2 आर्गुमेंट मांगता है, और दूसरी आर्गुमेंट नहीं पता चल रही मेरे को। btn2 पर हम क्लिक करेंगे, btn1 डॉट रिमूव लिसनर। इसके बाद एक प्रॉपर्टी और लगती है, वो याद नहीं आ रही मेरे को, हमें जो लगानी होती है। देखूं इसमें ऑब्जेक्ट, इसमें क्या दे रहा है, ओके देखते हैं, शायद से इस तरीके से हो। क्लिक टू, नहीं, टाइप एरर, फेल टू एग्जीक्यूट रिमूव इवेंट लिसनर। चलो इसे देखते हैं, थोड़ी देर बाद देखते हैं, ठीक है। Yes, sir. ठीक है, इसमें मेरे को एक दूसरी प्रॉपर्टी और होती है इसमें, वो याद नहीं आ रही। तो प्रॉपर्टी का नाम कुछ, प्रॉपर्टी लगती है जाने फंक्शन लगता है। एक काम करते हैं, इस तरीके से नहीं करते, इसे करते हैं हम, इधर एक फंक्शन क्रिएट कर लेते हैं, उस फंक्शन को कॉल करवाता हूँ। मैंने ले लिया एबीसी, ठीक है, एक एबीसी नाम से फंक्शन कॉल करा दे, चाहे फंक्शन तुम इधर से कॉल कराओ, चाहे एक फंक्शन दे दो यहाँ पर और उसका नाम दे दो एबीसी, इस तरीके से कॉल कराओ, बात एक ही पड़ती है। अब अगर मुझे, मैंने क्या किया, अभी मैं इस पर क्लिक करूंगा कॉलिंग इवेंट, तो इवेंट लिसनर कॉल तो हो रहा है, लेकिन अब मुझे इस इवेंट लिसनर को कैंसिल करना है। तो जब मैं बटन 2 पर क्लिक करूंगा, ठीक है, तो हमारे पास एक फंक्शन कॉल होगा, इसमें क्या होगा, जो हमारा बटन 1 है उस पर लग जाएगा, और ये जो एबीसी नाम से फंक्शन है इसे दे देते हैं, अब शायद से हो जाएगा कैंसिल इवेंट। हाँ, तो देखो इस तरीके से रिमूव इवेंट लिसनर काम करता है। किस तरीके से काम करता है समझ में आया, या दोबारा से एक समझाऊं मैं? बार रिपीट कर दो सर, एक हाँ, एक बार। बार और समझाता हूँ। देखो 2 बटन क्रिएट किए मैंने, दोनों की अलग अलग आईडी थी, एक btn था और एक btn2 था, एक में कॉलिंग इवेंट था, एक में कैंसिल इवेंट था। मैंने दोनों Yes, की sir. आईडी से दोनों एलिमेंट को एक्सेस कर लिया और एक अलग अलग वेरिएबल्स में उनकी वैल्यू स्टोर करवा दी। पहले वाला जो बटन था कॉलिंग इवेंट, उस पर मैंने एक इवेंट हैंडलर लगाया एड इवेंट लिसनर मेथड की मदद से, जो कि था क्लिक, और उसके मदद से मैंने एक फंक्शन कॉल करवाया एबीसी। जिस तरह से हम फंक्शन को ऑन क्लिक करके यहाँ पर कॉल करवा देते थे और नीचे डिफाइन करते थे, उसी तरीके से एड sir. इवेंट लिसनर में मैंने फंक्शन का नाम यहाँ लिख दिया है और उसको डिफाइन यहाँ किया है। हम इस तरीके से भी एड इवेंट लिसनर में कर सकते हैं।
अब मैं चाहता हूं कि बटन 2 जो है हमारा, जब मैं उस पर क्लिक करूं तो ये जो बटन 1 के थ्रू इवेंट कॉल हो रहा था ये कैंसिल हो जाए। तो मैंने क्या किया, बटन 2 पे क्लिक करने पे एक फंक्शन कॉल कराया, जिसमें क्या करेगा वो बटन वन पर एक फंक्शन कॉल करवाएगा, रिमूव इवेंट लिस्नर। और रिमूव इवेंट लिस्नर दो चीजें लेता है। पहला तो वो इवेंट जो कि आप लगा रहे हो इस एलिमेंट पे, यानी कि या फिर कह सकते हैं जो कि आपको रिमूव करना है। और दूसरा वो फंक्शन जो कि आप इस इस इवेंट लिस्नर के थ्रू रिमूव करना चाहते हो। क्लियर? यस सर। हाँ, तो इस तरीके से हम, अभी मैं कॉल कराता हूँ, इसे दोबारा से रिमूव करते हैं। कॉल कराया, मैंने कैंसिल कर दिया, अब अगेन कॉल नहीं होगा। अदरवाइज ये कॉल Yes, होता sir. रहता, देख रहे हो कॉल हो रहा है, लेकिन जब मैंने कैंसिल किया अब ये कॉल नहीं होगा। क्लियर हुआ? अब ऑन की अप, ऑन की प्रेस sir. और ऑन की डाउन, ये तीन चीज लेते हैं। देखो ऑन की अप में कैसे करेंगे, एक इनपुट लिया मैंने, इनपुट टाइप टेक्स्ट। अब अगर मुझे इसे एक्सेस करना है, इस इनपुट को, तो कैसे एक्सेस करूंगा? वेरिएबल इनपुट इज इक्वल टू डॉक्यूमेंट। अब मेरे को ये थोड़ी ना है कि मैं हर किसी की आईडी लिखता चलूंगा, ठीक है ना? यस सर। जैसे मान लो कि मेरे पास यहाँ पर दो इनपुट फील्ड थे। हाँ, तुम कुछ कह रहे थे, बोलो। नो सर। कोई कुछ नहीं कह रहा था, चलो ठीक है। नहीं सर। देखो हमारे पास दो इनपुट फील्ड है, एक ये है और एक ये है, ठीक है? अब मुझे इन दोनों को एक्सेस करना है बिना आईडी के, इनके नाम के थ्रू, इनपुट के थ्रू। ना ही तो मेरे को इसमें क्लास नेम लगाना है और ना ही मैं आईडी चाहता हूं, मैं एलिमेंट के नाम के थ्रू एक्सेस करना चाहता हूं। तो कैसे करूंगा? डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय टैग नेम। टैग का ही तो नाम है ये, इनपुट यस सर। टैग नेम। टैग नेम में मैंने क्या लगा दिया, कौन सा एलिमेंट करना था? इनपुट करना था, ठीक है? यस सर। अब मैं कंसोल करता हूं, कंसोल डॉट लॉग, मेरे पास क्या वैल्यू आई है इनपुट में, मैं चेक कर लेता हूं। इनपुट में भाई मेरे पास एक एरे आ गया, यहाँ पर HTML कलेक्शन लिखा हुआ है, 2 लिखा हुआ है, और एक एरे दिख रहा है तुम्हें, ये रहा एक एरे। जब यस मैं इसे सर। एक्सपेंड करूंगा तो मेरे पास क्या आ रहा है, एक 0 पे आ रहा है, ठीक है, और एक 1 पे आ रहा है। अब तुम यस क्या सर। करो, ये जो माउस का पॉइंटर दिख रहा है इस पे सिलेक्ट करो। इस पर जब तुम इस पे करोगे तो तुम्हें दिख गया पहला वाला होवर होकर के आ रहा है, मतलब पहला वाला Yes, sir. जीरो पोजीशन पे, दूसरा वाला 1 पे है। तो मेरे को अगर 0 वाले को एक्सेस करना था तो यहाँ पर सिंपल स्क्वायर ब्रैकेट्स लगा करके 0 पास कर देना, Yes, sir. तो तुम्हारे पास पहला वाला इनपुट फील्ड आ गया। अब क्या करना है, इनपुट फील्ड पे मेरे को क्या करना है, मेरे को वो इवेंट हैंडल लगाना है जो कि अभी मैंने तुम्हें दिखाया था, ऑन की अप। तो हम लगा देते हैं इनपुट डॉट ऑन की अप इज इक्वल्स टू, फंक्शन लगाया मैंने, और फंक्शन में मैंने कर दिया कंसोल डॉट लॉग कीवर्ड इवेंट कॉल्ड। देखो क्या है कि ऑन की अब क्या करता है, जब आप की को रिलीज करोगे कीबोर्ड से तब काम करेगा। मैं इसे सेव करता हूं, और यहां पर देखना, मैं जब इस पर कुछ टाइपिंग करना शुरू कर दूंगा, तुम देख रहे हो इवेंट कीबोर्ड इवेंट कॉल लिखा रहा है, लेकिन मैं दूसरे पे करूंगा तो कुछ नहीं आ रहा ना, कोई इवेंट कॉल नहीं हो रहा ना। नो No, sir. सर। हाँ, और अगर आपने 1 दे दिया यहाँ पर 1, तो क्या होगा, आपके नीचे वाले के साथ इवेंट अटैच हो जाएगा, देख रहे हो, ऊपर वाले के साथ हट जाएगा। यस सर। समझ में Yes, आया? sir. अब मुझे इसमें बाय आ गया। डिफॉल्ट कोई ना कोई वैल्यू देनी है, ठीक है? ओके, मेरे को इसकी वैल्यू क्लिक करने के बाद उठानी है, तो मैं कैसे उठाऊंगा? मैं यहाँ पर एक बटन बनाऊंगा, ठीक है, और उसमें दे दूंगा फैच वैल्यू, ठीक है, ये पास कर दिया। अब हम इस बटन को भी एक्सेस कर लेते हैं टैग के थ्रू, वेरिएबल btn इज इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय टैग नेम। टैग नेम में हमने क्या दे दिया, बटन दे दिया। अब हम इसे दोबारा से कंसोल करके चेक कर लेते, तो इसका इंडेक्स क्या आ रहा है, कंसोल डॉट लॉग, क्या आएगा वैसे बताओ, इसका इंडेक्स क्या आएगा? ये भी तो मैंने टैग नेम से किया। देखो आईडी को छोड़ करके तुम्हारे पास जितने भी गेट एलिमेंट बाय हैं, नेम हो गया, टैग नेम हो गया, ठीक है ना, और क्लास नेम हो गया, इन सब के आगे इस तरीके से इंडेक्स पास करना पड़ता है।
क्योंकि आईडी एक यूनिक होती है, लेकिन टैग नेम भी अलग हो सकते हैं, आपके क्लास नेम भी अलग अलग हो सकते हैं, अलग अलग जगह पे। ठीक है, सेव Yes, किया sir. मैंने। यहाँ पर मेरे पास HTML कलेक्शन आ गया और एक बटन आ गया। तुम देख रहे होगे कि बाय डिफॉल्ट जो सबसे पहला एलिमेंट होता है उसकी क्या होती है, 0 इंडेक्स होता है। तो यहाँ पर क्या लग जाएगा, 0। Yes, sir. अब मैंने क्या किया कि मैं इस बटन पे क्लिक करूंगा। जब मैं बटन पे क्लिक करूंगा तो मेरे पास एक फंक्शन कॉल होगा और वो कंसोल में ये जो कीबोर्ड है इसकी वैल्यू को प्रिंट करा देगा। Yes, ठीक, sir. Yes, sir. कंसोल डॉट लॉग। अब इस इनपुट वेरिएबल को तो मैंने बना लिया है ना, इस इनपुट वेरिएबल को तो मैंने बना लिया। तो यहाँ पर इनपुट वेरिएबल की वैल्यू चाहिए इनपुट, और अगर मुझे किसी भी इनपुट वैल्यू को फैच करना होता है, इनपुट फील्ड की वैल्यू को फैच करना है, यानी कि ये जितने भी इनपुट है फॉर्म के अंदर, जितने भी इनपुट आते हैं उनकी वैल्यू को फैच करना है, तो उस एलिमेंट को एक्सेस करो और उसके बाद डॉट लगा करके एक प्रॉपर्टी होती है उनकी वैल्यू। सेव किया, यहाँ पर अब चेक करना है। मैंने यहाँ पर डाला, ये वाला था 1 वाला था, 0 वाला था, 1 वाला था। यहाँ पे डाला मैंने पंकज, फैच वैल्यू पे क्लिक किया, देखा पंकज आ गया। यहाँ पे मैंने डाला प्राशुक, फैच वैल्यू पे क्लिक किया, प्राशुक आ गया। तो समझ में आया किस तरीके Yes, से sir. हम किसी इनपुट फील्ड की वैल्यू को उठा लेते हैं। ठीक है, अब मैं चाहता हूं कि ये जो इनपुट फील्ड है ये क्लिक करने पे शो और हाइड पासवर्ड वाला जो फीचर आता है वो कर दे। ठीक है, शो और हाइड पासवर्ड, Sir. शो पासवर्ड, इसको मैं एक ब्रेक और दे देता हूं, ब्रेक ब्रेक। सेव किया, शो और हाइड पासवर्ड, और साथ ही साथ इसमें भी बटन में चेंज हो जा रहा है। पहले तो हम शो और हाइड पासवर्ड करते हैं। देखो बटन के क्लिक करने पे होना चाहिए भाई। पहले इसको हटा लेते हैं, एक ही इनपुट फील्ड को 0 वाले को ही रखते हैं, 0 वाले को ही रख लेते हैं, 0 वाले, इसको हटा देते हैं। तुम्हारे पास बाय डिफॉल्ट क्या है, इनपुट का टाइप क्या है, टेक्स्ट ही तो है, Yes, sir. और टाइप पासवर्ड से तो वो हाइड होता है। तो Yes, sir. टाइप को कैसे एक्सेस करेंगे, सिंपल सी बात है। अगर कभी भी किसी भी एलिमेंट के एट्रीब्यूट को एक्सेस करना है तो सबसे पहले उस एलिमेंट को एक्सेस कर लो, कंसोल डॉट लॉग, और उस एलिमेंट को एक्सेस करने के बाद उसके एट्रीब्यूट्स जो हैं वो कैसे एक्सेस होंगे, डॉट लगा करके आप टाइप डाल दोगे ना, टाइप आ जाएगा। देखना जब मैं क्लिक करूंगा तो यहाँ पर टेक्स्ट आ रहा है। ठीक है, Yes, sir. तो मेरे को पता चल रहा है इनपुट टाइप टेक्स्ट है, तो मैं इवेंट हैंडलर लगा दूंगा, इफ इनपुट डॉट टाइप, अगर वो टेक्स्ट है, क्या है, टेक्स्ट है, तो वो क्या हो जाए, इनपुट डॉट टाइप इज इक्वल्स टू क्या हो जाए, पासवर्ड। ठीक है, Yes, sir. एल्स वो क्या रहा है, बाय डिफॉल्ट इनपुट टाइप इज इक्वल्स टू टेक्स्ट रहे। सेव करते हैं। जब मैंने इस पे क्लिक किया, अभी देखना अभी कुछ नहीं है, जब अभी देखना मैं इस तरीके से लिख रहा हूं, जब मैंने शो पासवर्ड पे क्लिक किया, आप देख रहे हो हाइड हो गया, आ रहा है। Yes, sir. Yes, sir. पर इसमें एक फंक्शनलिटी नहीं आ रही कि ये शो पासवर्ड है, यहाँ पर हाइड लिखा आ जाना चाहिए। क्या लिखाना चाहिए, हाइड। Hi. तो जैसे ही मेरा इनपुट टाइप पासवर्ड हो तो वो शो पासवर्ड लिखा रहे, लेकिन जैसे ही इनपुट टाइप टेक्स्ट हो तो हाइड पासवर्ड आ जाए। क्या लिखा आ जाए, हाइड पासवर्ड। तो बटन के अंदर ही तो टेक्स्ट है ये। मैंने तुम्हें शुरू में एक प्रॉपर्टी बताई थी, Yes, इनर sir. टेक्स्ट, इनर टेक्स्ट बताई थी। Yes, sir. इनर टेक्स्ट इज इक्वल्स टू हाइड पासवर्ड। सेव किया, एक मिनट, हाइड पासवर्ड आ गया, पर अब शो पासवर्ड नहीं आ रहा। तो हम क्या करेंगे, यहां से कॉपी किया, यहां पर कर दिया शो पासवर्ड। क्लियर, अभी चेक करते हैं भाई तुम्हारा भी क्या है। तुम्हारा ये इस तरीके से लिखा हुआ है पंकज, तो मैंने इस पे क्लिक किया, हाइड आ गया, एक मिनट, शो पासवर्ड, हाइड पासवर्ड हो रहा है। Yes, sir. Yes, sir. सिंपल था, बताओ सिंपल था कि नहीं था, नहीं था सिंपल। Yes, sir. Simple है। चलो अब हम क्या करते हैं, मान लो कि मुझको कोई एलिमेंट को स्टाइल करना है। वैसे तो मैं की प्रेस पे था,
जो Yes, हमारा अगला इवेंट था की प्रेस वाला, ठीक है, ऑन की प्रेस और ऑन की डाउन। तो उसे कैसे लगाएंगे, अब इसी पे लगा लेते हैं। इनपुट वाला एलिमेंट है, इसे मैं कमेंट आउट कर देता हूं। मेरे को क्या करना है, इस पर लगाना है की प्रेस। तो मैं क्या करूंगा, इनपुट डॉट ऑन की प्रेस। ऑन की प्रेस करते ही एक फंक्शन कॉल होगा और उस फंक्शन पे कंसोल लॉग हेलो स्टूडेंट सेव किया। यहाँ पर जैसे ही मैं क्या करूंगा, की प्रेस करूंगा, देख रहे हो हेलो स्टूडेंट कॉल हो रहा है, ठीक है। तो Yes, की sir. प्रेस इस तरीके से वर्क करता है। अब इसके बाद तुम्हारा क्या है, ऑन की डाउन। जिस तरह से ऑन की अप वर्क करता है उसी तरीके से ऑन की डाउन वर्क करता है। ऑन की डाउन में क्या होता है, जब आप की को प्रेस करोगे तब वो अपना रिजल्ट शो करेगा, देख रहे हो प्रेस कर रहा हूं तब वो रिजल्ट शो करेगा। क्लियर। अब हमारे पास कौन से इवेंट बचते हैं, ऑन सबमिट, ऑन इनपुट और ऑन सिलेक्ट। ऑन सबमिट मतलब फॉर्म को जब आप बनाओगे, एक मैंने फॉर्म किया यहाँ पर, इसे भी कमेंट आउट कर देते हैं अभी, और इसको भी कमेंट आउट कर देते हैं। अब मैं यहाँ पर एक फॉर्म बना लेता हूँ, यहाँ पर एक फॉर्म बना लेते हैं और फॉर्म के अंदर हम एक इनपुट एलिमेंट लेते हैं और उसका टाइप टेक्स्ट दे देते हैं, ठीक है। और इसी में एक बटन दे देते हैं, बटन क्लिक मी। सेव किया हमने, हमारे पास ये आ गया। अब मैं इस फॉर्म को एक्सेस करूंगा। फॉर्म में एक इवेंट हैंडल लगा सकता हूं मैं डायरेक्ट। सबसे पहले फॉर्म को एक्सेस कैसे करते हैं, HTML के थ्रू, वो सॉरी जावास्क्रिप्ट के थ्रू। तो मैं यहाँ पर एक वेरिएबल बनाता हूँ, वेरिएबल फॉर्म इज इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट फॉर्म्स। चेक करते हैं डॉक्यूमेंट डॉट फॉर्म्स, एक प्रॉपर्टी होती है डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल में, डॉक्यूमेंट डॉट फॉर्म। ये डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल क्या होता है अभी मैं जस्ट इसी के बाद ही पढ़ाऊंगा, तो मैं समझ में आ जाएगा। बस याद रख लो कि अगर हमें HTML के किसी भी पार्ट को एक्सेस करना होता है देन हम डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट के थ्रू ही एक्सेस करते हैं, ठीक है। Yes, sir. अब मैंने यहाँ पर डाल दिया फॉर्म, चेक किया मैंने, तो मेरे पास तुम देख रहे हो कि ये जो फॉर्म था मेरे पास फॉर्म आ चुका है, इसमें तुम्हारे पास अलग अलग तरीके की वैल्यूज आ रही हैं। yes, तो sir. क्या है कि मेरे पास फॉर्म तो एक्सेस हो गया। अब फॉर्म पे ले लेते हैं, फॉर्म डॉट ऑन फॉर्म, तो फॉर्म ओके फॉर्म 0, अब समझ में आना। फॉर्म डॉट ऑन क्या, ऑन सबमिट। जब वो सबमिट होगा तो हमारे पास फंक्शन चलेगा, फंक्शन कंसोल डॉट लॉग फॉर्म सबमिटेड। सेव किया मैंने यहाँ पर बटन पे क्लिक किया, ये देख रहे हो तुम्हारा ऑटोमेटिकली क्या हो रहा है, पेज रिफ्रेश हो रहा है, लेकिन वो यहाँ पर कॉल हो रहा है, तुम देखना फॉर्म सबमिटेड लिखा रहा है, ठीक है। तो ऐसा होता है बाय डिफॉल्ट, ये बिहेवियर होता है ब्राउजर का कि जब भी आप फॉर्म को सबमिट करोगे तो पेज रिफ्रेश हो जाएगा। इसको भी हम प्रिवेंट करा सकते हैं, एक यहाँ पर इवेंट एट्रीब्यूट होता है ऑन सबमिट ई डॉट प्रिवेंट डिफॉल्ट, ई डॉट, मेरे को वो चीज याद नहीं आ रही, इसके साथ नहीं आएगा, हमें यहीं से पास करना पड़ेगा। चलो कोई नहीं, फॉर्म का सबमिशन देख लिया कि किस तरीके से फॉर्म सबमिट होता है, तो हम इस तरीके से इवेंट हैंडलर कॉल करा लेते हैं। ऑन इनपुट, जब फॉर्म को इनपुट मिलेगा ऑन इनपुट, तब ये फंक्शन कॉल हो जाएगा, फॉर्म गेट्स इनपुट, गेट्स इनपुट। सेव किया, यहाँ पर एक्सेस किया तो देखो फॉर्म गेट्स इनपुट आ रहा है। फॉर्म में जब भी आपको इनपुट होगा, और ऑन सिलेक्ट, ऑन सिलेक्ट सबसे इंपॉर्टेंट होता है। ऑन सिलेक्ट में क्या है कि जैसे अगर आपने सिलेक्ट एक वो बनाई सिलेक्ट लिस्ट, ठीक है, और इसमें भी हम कुछ नहीं देते, सिलेक्ट के अंदर हम क्या कर देते हैं, ऑप्शन बना लेते हैं। समझ में तो आ रहा है ना मैं जो जो करा रहा हूँ, बताओ। Yes, Yes, sir. sir. हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, और एक हम CSS के लिए ले लेते हैं ऑप्शन दे करके, ऑप्शन वैल्यू CSS कास्केडिंग
स्टाइल शीट। ठीक है, सेव किया हमने, हमारे पास हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज और कास्केडिंग स्टाइल शीट आ गई। तुम देख रहे हो अभी भी फॉर्म गेट्स इनपुट हो रहा है। तो क्या है कि जब भी ये सिलेक्ट एलिमेंट है, फॉर्म ऑन सिलेक्ट, तो आपके पास क्या हो जाएगा ऑटोमेटिकली, जैसे आप सिलेक्ट करोगे, नहीं इसमें नहीं आएगा फॉर्म डॉट ऑन सिलेक्ट, सिलेक्ट पे आएगा। मैं सिलेक्ट एलिमेंट को एक्सेस कर लेता हूँ, वेरिएबल सिलेक्ट, सिलेक्ट डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय टैग नेम। टैग नेम कौन सा हमारा सिलेक्ट है। बाय डिफॉल्ट क्या होता है, जीरो, जीरो पास कर देते हैं और यहाँ पर दे देते हैं सिलेक्ट, सिलेक्ट डॉट ऑन सिलेक्ट, फॉर्म गेट्स इनपुट, क्लिक किया। अभी एक काम कर दे सिलेक्ट करने पे, ओके कुछ तो दिक्कत है। ऑन सिलेक्ट करने पे क्यों नहीं आ रहा, ऑन सिलेक्ट करने पे यहाँ पर आ जाता है सिलेक्ट, एबीसी कॉल कराएं, फंक्शन एबीसी कंसोल डॉट लॉग ऑप्शन सिलेक्टेड, सेव करते हैं। यहाँ पर चेक किया, अभी क्यों नहीं आ रहा। तो दिक्कत आ रही है, इस तरीके से नहीं कर रहे हैं हम। ओके अब समझ गया मैं, सिलेक्ट इस पे नहीं लगेगा, इस पे लगेगा ऑन चेंज एबीसी। ओके समझ गया। तो देखो सिलेक्ट पे जब भी आपको ऑप्शन सिलेक्ट करना होता कोई भी, ठीक है, तो आप क्या लगा सकते हो ऑन चेंज। और ऑन सिलेक्ट किस पे वर्क करता है, ऑन सिलेक्ट वर्क करेगा, ऐसे नहीं वर्क करेगा। मैं इनपुट एलिमेंट लेता हूं और टाइप टेक्स्ट दे दिया मैंने। अब इसमें क्या किया, अब ऑन सिलेक्ट इस पे क्लिक किया, एबीसी कंसोल डॉट लॉग इनपुट सिलेक्टेड, मैंने यहाँ पर एक वैल्यू दे दी और जब इसे सिलेक्ट किया तो यहाँ पर तब कॉल होगा इनपुट सिलेक्टेड। समझ में आया, जब भी आप इनपुट की वैल्यू को सिलेक्ट करोगे तब आपके पास इनपुट सिलेक्टेड कॉल हो जाएगा। और ऑन चेंज मतलब जो सिलेक्ट आपकी ड्रॉप डाउन आती है, उसके किसी ऑप्शन को सिलेक्ट करना है तो आप ऑन चेंज का यूज करोगे। तो यहाँ पर ये सारे इवेंट्स होते हैं। एक और है ऑन लोड। ऑन लोड क्या होता है कि आप चाहते हो कि आपका जैसे ही विंडो ओपन हो या फिर आपका वेबसाइट ओपन हो तब कोई फंक्शन कॉल हो जाए, तो ऑन लोड फंक्शन लगा देते हैं। ऑन लोड फंक्शन को जनरली हम बॉडी के साथ लगाते हैं ऑन लोड, और ऑन लोड में मैंने दे दिया एबीसी, और यहाँ पर इसे डिलीट कर देते हैं, इसे भी डिलीट कर देते हैं। मैंने इधर दे दिया फंक्शन एबीसी कंसोल डॉट लॉग वेबसाइट लोडेड, सेव किया हमने। यहाँ पर देखना वेबसाइट लोडेड आ गया। आप रिफ्रेश करोगे, जब भी आपकी वेबसाइट लोड होकर के आएगी ये इवेंट हैंडलर ऑटोमेटिकली कॉल हो जाएगा और आपकी वेबसाइट लोडेड ऑप्शन लिखा आ जाएगा आपके पास। ये कब यूज होता है, जब हम प्री लोडर्स लगाते हैं अपनी वेबसाइट पे, तो हम चाहते हैं कि लोड होते ही हमारी वेबसाइट का ये जो भी फंक्शन वगैरह कॉल हो रहा है वो फंक्शन कॉल हो जाए, और हमारे पास जब तुम कह सकते हो कि हाँ जब आपका पूरा का पूरा वेब पेज लोड हो जाए तो वो जो प्री लोडर है वो हट जाए, तो इसलिए हम ऑन लोड लगा देते हैं। क्लियर। यस सर। इसके बाद हमारे पास डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल आता है।
डॉम, एक मिनट, डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल के बारे में मैं बता देता हूँ कि डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल होता क्या है। डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल बेसिकली तुम्हारे HTML जो डॉक्यूमेंट है इसका पूरा का पूरा रिप्रेजेंटेशन होता है। कैसे पता चलेगा कि डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल इसका रिप्रेजेंटेशन है? तो मैं क्या करूंगा, इसको डिलीट कर देते हैं पूरे को और यहाँ पर एक नया डॉक्यूमेंट बनाते हैं। मैंने लिया स्क्रिप्ट और स्क्रिप्ट में देकर के कंसोल डॉट लॉग और डायरेक्ट डॉक्यूमेंट लिख दिया मैंने। अब डॉक्यूमेंट को मैंने सेव किया तो यहाँ पर ही डॉक्यूमेंट आ रहा है, तुम्हारे पास लिखा रहा है डॉक्यूमेंट। इसको जब एक्सपेंड करेंगे तो तुम्हारे पास पूरा का पूरा HTML का स्ट्रक्चर आ जाएगा, देख रहे हो, हेड, बॉडी और ये सारी चीजें आ गई तुम्हारे पास। ठीक है, यस सर। तो ये क्या है, ये पूरे के पूरे तुम्हारा HTML है जो डॉक्यूमेंट है उसका रिप्रेजेंटेशन होता है डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल। मैं तुम्हें एक बात और बता देता हूँ कि जो हमारी जावास्क्रिप्ट होती है उसमें दो तरीके के ऑब्जेक्ट होते हैं सबसे ज्यादा बड़े बड़े। सबसे पहला होता है एक विंडो, विंडो ऑब्जेक्ट। मैंने विंडो दे दिया, अभी इसमें क्या आ जाएगा, एक तरीके से विंडो पेरेंट, विंडो ओपनर और इस तरीके से आ जाएगा। ठीक है ना। ये क्या होता है, विंडो, दो तरीके के ऑब्जेक्ट मॉडल होते हैं तुम्हारे पास, एक होता है BOM और एक होता है DOM। DOM होता है डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल और BOM होता है ब्राउजर ऑब्जेक्ट मॉडल। ठीक है। यस सर। ब्राउजर ऑब्जेक्ट मॉडल क्या होता है, जिस तरह से तुम्हारे ग्लोबल वेरिएबल्स होते थे उस तरीके से ग्लोबल ऑब्जेक्ट होता है जावास्क्रिप्ट में। मतलब इसके अंदर तुम्हारा डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट भी चलता है। कैसे पता चलेगा, विंडो डॉट अगर मैं डॉक्यूमेंट लगाऊंगा ना तो देख लो तो अभी डॉक्यूमेंट आ रहा है, ये इससे पता चलता है। तो क्या है कि डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल जो होता है हमारा डॉम, वो किसके अंदर चलता है, वो विंडो ऑब्जेक्ट मॉडल के अंदर चलता है। डॉक्यूमेंट, ये एक लोकल ऑब्जेक्ट कह सकते हो उसे। ठीक है। अब ये जो ब्राउजर ऑब्जेक्ट मॉडल होता है ये कहाँ यूज होता है, जब तुमने देखा होगा तुम्हारी वेबसाइट ओपन होती है कुछ कुछ वेबसाइट्स में आता है लोकेशन ट्रैक करने के लिए, अलाउ एक्सेस माइक्रोफोन, एक्सेस GPS, और जब तुम विंडोज को रिसाइज करते हो, विंडोज को स्क्रॉल करते हो, और क्या है कि और भी काफी जगह यूज होता है विंडो ऑब्जेक्ट मॉडल। ठीक है ना, हिस्ट्री को एक्सेस करने के लिए, यस सर। इन सब जगह पे विंडो ऑब्जेक्ट मॉडल यूज होता है, और जिसे हम Yes, ब्राउजर sir. ऑब्जेक्ट मॉडल कहते हैं इन शॉर्ट। एक होता है डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल। डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल क्या होता है, हमारे HTML डॉक्यूमेंट का रिप्रेजेंटेशन होता है डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल। ठीक है ना, ये हमारे HTML डॉक्यूमेंट के पूरे स्ट्रक्चर को डिफाइन करता है, जिसके मदद से हम अपने HTML डॉक्यूमेंट के किसी भी हिस्से को आसानी से एक्सेस कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ जावास्क्रिप्ट। ठीक है। अभी Yes, जो sir. तुमने Yes, sir. मान लो कि जैसे ये तुमने प्रोग्रामिंग करी, ये कुछ डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल नहीं था, जब ये लोड हो जाता तुम्हारे वेब ब्राउजर में तब ये एक डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल की तरह ट्रीट किया जाता है। क्यों? क्योंकि इसे एग्जीक्यूट कराने वाला कौन होता है, डॉम इंटरप्रेटर। कौन होता है इसे इंटर कराने वाला, डॉम DOM interpreter. इंटरप्रेटर। डॉम इंटरप्रेटर क्या करता है, तुम्हारा जो HTML का डॉक्यूमेंट है उसे एग्जीक्यूट करा करके तुम्हारे वेब ब्राउजर में ओपन करवा देता है। अब मैं तुम्हें एक बात और बता दूं, ये जो डॉम है ये पूरा का पूरा डॉम का ही पार्ट है, और ये जो डॉम का स्ट्रक्चर होता है, इस तरीके से एलिमेंट जो होते हैं वो से क्या कहते हैं, डॉम ट्री स्ट्रक्चर, मतलब हायरार्किकल, एक के अंदर एक। ठीक है, हायरार्किकल स्ट्रक्चर होता है एक के अंदर एक, नेस्टेड स्ट्रक्चर। जावास्क्रिप्ट में हमें अगर पूरे के पूरे एलिमेंट्स हैं जितने भी हैं ये हमारे डॉम के अंदर, या फिर हम कह सकते हैं हम अपने HTML डॉक्यूमेंट के अंदर किसी भी एलिमेंट को एक्सेस करना चाहते हैं, देन हम डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट का यूज करते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर दे दिया डॉक्यूमेंट, तुमने देखा। अब इसके अंदर जितने भी आ रहे हैं मैं उसको किसी को भी एक्सेस कर सकता हूँ। मान लो कि मेरे को URL को एक्सेस करना है तो डायरेक्ट डॉट लगा करके मैं URL पास करूंगा तो मेरे पास एक URL आ जाएगा, ये जो वेब पेज का आ रहा है करंट। ठीक है। अगर मुझे टाइटल एक्सेस करना है तो मैं यहाँ पर टाइटल पास कर दूंगा तो मेरे पास वेब पेज का टाइटल आ जाएगा, ये देखो, क्लियर, ये रहा। तो इस तरीके से मैं अलग अलग तरीके अलग अलग हिस्से को एक्सेस कर सकता हूँ। अब मान लो कि मेरे को बॉडी एक्सेस करनी है, मैं बॉडी को भी एक्सेस कर सकता हूँ। ये देखो मेरे पास बॉडी आ गई है और बॉडी के अंदर मेरे पास ये सारे के सारे अलग अलग तरीके की प्रॉपर्टीज हैं। तो क्या है कि मैं डॉक्यूमेंट से अलग अलग तरीके के हिस्से, अलग अलग हिस्से को HTML डॉक्यूमेंट के एक्सेस कर सकता हूँ। अब ये कैसे पता चला मुझे कि डॉक्यूमेंट एक ऑब्जेक्ट है, तो मैं यहाँ पर डॉक्यूमेंट के आगे एक ऑपरेटर लगाता हूँ, टाइप ऑफ ऑपरेटर। सेव किया तो यहाँ पर ये क्या दे रहा है, एक ऑब्जेक्ट दे रहा है, क्लियर। उसी तरीके Yes, से sir. अगर विंडो को मैंने लगा दिया तो विंडो भी एक तरीके का ऑब्जेक्ट है जो कि यहाँ पर विंडो ऑब्जेक्ट हो रहा है, और अगर मैंने कंसोल को यूज कर लिया तो कंसोल भी
एक तरीके का ऑब्जेक्ट है। ठीक है, अब मैंने यहाँ पर तुम्हें ये बताने का मोटिव ये था कि कंसोल विंडो और डॉक्यूमेंट एक ऑब्जेक्ट है, बिकॉज तुमने देखा होगा कि डॉक्यूमेंट के बाद ही मैं डॉट लगा करके गेट एलिमेंट बाय आईडी इस तरीके से एक्सेस करता था, गेट एलिमेंट बाय आईडी। और मैंने तुम्हें बताया था कि जब भी हम ऑब्जेक्ट के बाद इस तरीके से पैरेंथेसिस को लेते हैं तो वो क्या हो जाता है, एक मेथड हो जाता है। यानी कि यहाँ पर ये क्या है, ये एक मेथड है। अब इसके बाद अगर मुझे कुछ और लगाना तो मैं जो भी चीज लगाऊंगा उसे क्या कहेंगे, प्रॉपर्टी। मान लो कि ये मैंने स्टाइल लगाई तो ये क्या है, ये एक प्रॉपर्टी है इस डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल की। समझ में आया? आ गया सर। अब ये तो सिंपल सी बात है, ये Yes, तो sir. चीज छोटी सी थी। अब मेरे को अगर जैसे मैंने गेट एलिमेंट बाय आईडी बता दिया, किसी एलिमेंट को अगर आईडी से एक्सेस करना है तो गेट एलिमेंट बाय आईडी मेथड लगता है। गेट एलिमेंट बाय क्लास नेम बता दिया, किसी एलिमेंट को अगर क्लास के थ्रू एक्सेस करना है तो हम गेट एलिमेंट बाय क्लास नेम का यूज करते हैं। टैग नेम बता दिया और नेम बता दिया। इन चारों में से किसी में दिक्कत है तो बताओ मुझे, क्लास नेम, टैग नेम, नेम में से। नहीं है सर। नहीं है? No, sir. रिमूव इवेंट लिसनर मैं बता चुका हूँ, एड इवेंट लिसनर बता चुका हूँ। और डॉक्यूमेंट के कौन से पार्ट हैं जो जो इंपॉर्टेंट है? अपेंड चाइल्ड। अपेंड चाइल्ड क्या करता है कि जैसे तुम्हारे पास बॉडी है, ठीक है, Yes, मेरे sir. को एक पैराग्राफ इसके अंदर डालना है, ओके, तो Yes, पैराग्राफ sir. अपेंड चाइल्ड के अंदर आ जाएगा, मतलब बॉडी के अंदर वो पैराग्राफ आ जाएगा। अब जैसे मान लो कि मैं एक बटन लेता हूँ, एक बटन लेता हूँ और मैं कर देता हूँ इंसर्ट पैराग्राफ, ओके। तो मुझे इंसर्ट करना है एक पैराग्राफ, इसे क्लोज करो, इंसर्ट करना है एक पैराग्राफ इसमें। तो सबसे पहले देखो, अगर मैं डायरेक्ट इंसर्ट कर दूंगा पैराग्राफ तो मेरे पास अगर ये बटन भी आ रहा है ये भी डिलीट हो जाएगा क्लिक करते ही, अगर मैं डायरेक्ट बॉडी के थ्रू करूंगा। लेकिन अगर मैं किसी एलिमेंट को बना लूंगा, जैसे मैंने बना लिया यहाँ पर एक डिव, इस डिव के अंदर मैं उस डायरेक्ट पैराग्राफ को इंसर्ट करवाऊंगा तो वो बिना डिलीट किए इंसर्ट कर देगा। तो सबसे पहले क्या करेंगे हम, सबसे पहले हम इस डिव को एक्सेस करेंगे। वेरिएबल डिव इज इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय टैग नेम। टैग नेम के थ्रू हमने इस एलिमेंट को एक्सेस किया डिव दे करके, डिव, और इसका इंडेक्स क्या था, इसका इंडेक्स था 0 क्योंकि ये पहला ही एलिमेंट है, ठीक है ना, डिव के इसमें। अब डिव, अब मुझे क्या करना है, मुझे पैराग्राफ इंसर्ट करवाना है, ठीक है। Yes, sir. तुम एक बात बताओ, तुम मुझे एक चीज बताओ कि मैं तुम्हें पैराग्राफ नया बना करके इंसर्ट करवाना बताऊं या फिर जो बना बनाया पैराग्राफ है उसे डिव के अंदर इंसर्ट करवाना बताऊं? चलो पहले जो बना बनाया पैराग्राफ है उसे डिव के अंदर कैसे इंसर्ट करवाते हैं। मान लो कि ये मेरे पास पैराग्राफ है, हेलो पैराग्राफ, ठीक है। अभी हम चेक करते हैं हमारी प्रोग्रामिंग जो है, हम उसमें चेक करते हैं। यहाँ पर मैं देखता हूँ एलिमेंट्स में, तुम देख रहे होगे बटन के नीचे पैराग्राफ आ रहा है और डिव एक अलग आ रहा है। मैं चाहता हूँ ये पैराग्राफ जो है वो इस डिव के अंदर चला जाए, तो कैसे जाएगा? हम इस पैराग्राफ को भी एक्सेस करेंगे। वेरिएबल पैरा इज इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय टैग नेम। टैग नेम से हमने पैराग्राफ को एक्सेस किया, पी दे दिया यहाँ पर, और पैराग्राफ किस इंडेक्स पे, 0 इंडेक्स पे, मैंने 0 इंडेक्स पास कर दिया। अब डिव के अंदर करवाना मेरे को पैराग्राफ को, तो डिव डॉट अपेंड चाइल्ड, कौन सा, हमारे पास जो जो पैरा है, पैरा, ठीक है, ओके। चेक करते हैं हम। अभी मैंने क्या किया, अभी तुम देखना क्या है, अभी तुम्हारा डिव अलग है, तो सॉरी डिव के अंदर आ गया यार, मेरे को फंक्शन लगाना पड़ेगा इस बटन के साथ। कोई नहीं, इस बटन को भी एक्सेस कर लेते हैं। वेरिएबल btn इज इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय टैग नेम। टैग नेम कौन सा, हमारा बटन है, बटन, और वो किस पे है, 0 पे है। अब हम इस बटन के साथ लगा लेते हैं btn डॉट ऑन क्लिक। क्लिक करने पे एक फंक्शन कॉल होगा और उस फंक्शन में हम ये कर देते हैं div डॉट अपेंड चाइल्ड पैराग्राफ। पेस्ट कर दिया, सेव किया। तुम देखना अभी हम बॉडी के अंदर देखेंगे तो पैराग्राफ हमारा अभी बाहर आ रहा है, डिव के अंदर नहीं आ रहा, और एक बटन आ रहा है हमारा अलग से। इसको थोड़ा सा छोटा कर देते हैं इसको। तुम देख रहे हो बटन आ रहा हमारा, फिर पैराग्राफ आ रहा है, फिर हमारा डिव आ रहा है। लेकिन जैसे ही मैं इस पे क्लिक करूंगा
ये div के अंदर चला गया पैराग्राफ, तो अपेंड चाइल्ड इसलिए यूज होता है। यस सर। अब मैं तुम्हें एक नया पैराग्राफ क्रिएट करके दिखाता हूँ यहाँ पर। मतलब हम क्लिक करेंगे, पैराग्राफ पैराग्राफ पहले क्रिएट होगा और फिर हम उसको div के अंदर इंसर्ट करवाएंगे। ठीक है, कैसे इंसर्ट करवाते हैं देखो। सबसे पहले इंसर्ट करवाने के लिए एक बटन क्रिएट कर लिया और एक कर लेते हैं क्रिएट करने के लिए पैराग्राफ को। क्रिएट पैराग्राफ, क्रिएट पैराग्राफ सेव किया। यहाँ पर हमारे पास दो बटन आ गए, एक आ गया क्रिएट पैराग्राफ, एक आ गया इंसर्ट पैराग्राफ। अब हम जीरो वाले पे तो क्रिएट पैराग्राफ है और क्रिएट लिख देता हूँ, क्रिएट पैरा, और हमारे पास एक है इंसर्ट पैरा वाला। कॉपी किया, पेस्ट कर दिया, एंटर प्रेस करते हैं, द इंसर्ट इंसर्ट पैरा, और यहाँ पर बटन जीरो की जगह 1 ले दिया। अब क्या किया, मैं इसको क्लिक करने पे एक एलिमेंट को क्रिएट करना चाहता हूँ, तो मैं क्रिएट पैरा नाम से जो वेरिएबल है मेरा, उस पर जब मैं क्लिक करूंगा तो एक फंक्शन कॉल होगा और हमारे पास डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल में एक एलिमेंट क्रिएट हो जाएगा। क्रिएट एलिमेंट का यूज करते हैं हम। क्रिएट एलिमेंट एक मेथड होता है डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल के अंदर, जिसके मदद से हम अलग अलग तरीके के एलिमेंट्स को क्रिएट कर सकते हैं। पर ये बात याद रहे, वो जो एलिमेंट हम क्रिएट कर रहे हैं वो HTML का ही एलिमेंट होना चाहिए। ठीक है, अदरवाइज दूसरे एलिमेंट एक्सेस करोगे तो और प्रॉब्लम हो जाएगी। कौन सा एलिमेंट क्रिएट करना था, हमें पैराग्राफ क्रिएट करना था। ठीक है, अब यस पैराग्राफ सर। तुम्हारा क्रिएट हो चुका है इस डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल में। सेव किया हमने। एक काम ले लेते हैं, वेरिएबल पैरा इज इक्वल, वेरिएबल पैरा सिंपल ऐसे पास करते हैं, और पैरा इज इक्वल टू ये, इसमें स्टोर हो जाएगा। अब मेरे को क्या करना है, इंसर्ट पैराग्राफ। ये पैराग्राफ क्रिएट हो चुका है, तुम देखना, हम कंसोल में देख लेते हैं। जब मैं क्लिक करूंगा पैरा को, तुम देखना यहाँ पर कंसोल चेक करते हैं। जब मैं इस पे क्रिएट पे क्लिक करूंगा, देखो ये पैराग्राफ क्रिएट हो गया। अब इसके अंदर एक टेक्स्ट डालना है, टेक्स्ट डालना है, तो हम एक टेक्स्ट नोट क्रिएट कर लेते हैं। ठीक है, यस तो सर। मैं यहाँ पर ले लेता हूँ एक वेरिएबल टेक्स्ट ले लेते हैं, डॉक्यूमेंट डॉट क्रिएट। अब अगर हमें जिस तरह से क्रिएट एलिमेंट होता है हमारे पास एलिमेंट्स को क्रिएट करने के लिए, अगर हमें कोई टेक्स्ट क्रिएट करना है तो हम क्रिएट टेक्स्ट नोट नाम से एक वेरिएबल करते हैं। अब इसमें मेरे को लिख दिया मैंने हेलो न्यू पैरा। अब इस टेक्स्ट को इस पैरा के अंदर डालना है। तो अभी मैंने बताया था अपेंड चाइल्ड, तो पैरा डॉट अपेंड चाइल्ड, और उसमें मैंने दे दिया टेक्स्ट। अभी हम चेक करते हैं, क्रिएट पैरा पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखो हेलो न्यू पैरा आ रहा है और उसके अंदर टेक्स्ट भी आ रहा है। अब इस पैराग्राफ को मेरे को इंसर्ट पैराग्राफ वाले बटन पे क्लिक करने के बाद क्या करवाना है, इंसर्ट करवाना है इस डिव में। ठीक है, इसको हटा देते हैं, इस वाले पैराग्राफ को। हम थोड़ी सी स्टाइलिंग और कर लेते हैं यहाँ पर। स्टाइल जो डिव है हमारा, डिव उसकी विड्थ दे देते हैं 50 पिक्सल्स, एंड हाइट दे दी वो भी 50 पिक्सल्स, या फिर 150 बाय 150 दे देते हैं। बैकग्राउंड दे देते हैं, बैकग्राउंड कलर एक्वा। सेव किया, हमारे पास एक डिव आ जाएगा ये रहा। ठीक है, इसके अंदर इंसर्ट करवाना है। अब क्या किया हमने, हम जो दोबारा दूसरा बटन है इंसर्ट पैरा डॉट ऑन क्लिक, इस पर क्लिक किया तो हमारा फंक्शन चलेगा और इसके बाहर वैल्यू लॉस्ट हो जाएगी क्या, नहीं 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 लॉस्ट होगी। इंसर्ट पैरा लिया हमने, अब हमें इस डिव के अंदर डालना है, तो डिव है हमारा, ये रहा डिव। पहले मैं चेक कर लेता हूँ कंसोल और लॉग पैरा, चेक करते हैं हम। इंसर्ट पैरा पे अनडिफाइंड आ रहा है, इस पैरा को एक्सेस करना है। तो लंबा काम हो जाएगा फंक्शन बना करके इसमें एक्सेस करने के लिए। एक ही बटन से क्लिक करना पड़ेगा मेरे को।
क्रिएट पैरा, ओके ये पैराग्राफ मैंने दूसरा दिया था क्या, वेरिएबल न्यू पैरा, मैंने वेरिएबल गलत बना दिया था। चलो अब जो भी है इसको देख ही लेते हैं फिर, और क्या है जब ऐसे हो रहा तो। ऑन क्लिक किया मैंने क्रिएट पैरा नाम से, ठीक है, और इसे उठाते हैं, सॉरी इसे डिलीट कर देते हैं और यहाँ पर लिख देते हैं क्रिएट पैरा। और उसी तरीके से इंसर्ट पैरा जो है उस पर भी क्लिक करके इंसर्ट पैरा नाम से एक बटन बनाते हैं। इंसर्ट पैरा को भी बना लेते हैं हम फंक्शन, तो छोड़ो इसे इधर से, फंक्शन इंसर्ट पैरा, ये बना लिया। अब इसमें हम क्रिएट पैरा को यूज करते हैं। अब क्रिएट पैरा जब हमारे पास ये आ गया तो इस पे से हमारे पास वेरिएबल भी आ जाएगा। रिटर्न न्यू पैरा, चेक करें, insert para is not a function, ठीक है दे रहा है insert para is not a function। वेरिएबल से क्लैश तो नहीं हो रहा, चेक क्यों दे रहा है, बटन 1। एक मिनट मैं इसे क्रिएट कर लूं, उसके बाद तो मैं समझाता हूँ, ठीक है, पहले मैं इसे देख लूं, बना लूं इसे। हेलो रहा है कॉल, पैराग्राफ आ गया अपने पास। और वैसे तो मैं चाहता था उससे भी कर सकता था, देखें रिटर्न करवा करके, चलो छोड़ो ऐसे बना। क्रिएट पैरा आ गया, न्यू पैरा, और जो हमारा नया पैरा है div डॉट अपेंड चाइल्ड न्यू, सेव करते हैं, क्रिएट पैराग्राफ इंसर्ट पैराग्राफ, ओके। देखो सुनो, अब मैंने यहाँ पर क्या किया, अब इधर देखो अच्छे से, मैंने क्या किया, मैंने दो बटन बनाए, एक पैराग्राफ को क्रिएट करने के लिए और एक इंसर्ट करने के लिए इस डिव में, ठीक है। Yes, जब sir. मैं क्रिएट पैराग्राफ वाले बटन पे क्लिक करूंगा, इस पर क्रिएट पैराग्राफ वाले बटन पे, तो हमारे पास एक फंक्शन कॉल होगा क्रिएट पैरा नाम से, ठीक है। ये रहा, मैंने यहाँ पर कुछ वेरिएबल्स पहले से प्री डिफाइन कर रखे हैं। एक तो किया न्यू पैरा, जिसमें हम नए पैरा को स्टोर करवाएंगे। दूसरा वेरिएबल लिया डिव, जिसमें हम डिव का ये जो एलिमेंट है इसे स्टोर करवाएंगे। तीसरा लिया पैराग्राफ, इस पैराग्राफ का मैंने को यूज नहीं लग रहा है, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट पर टैग नेम, इस पैराग्राफ का यूज नहीं है कुछ भी, इसको डिलीट करो।
तो इसी दो वेरिएबल्स का यूज है, एक div का जिसके थ्रू इसको एक्सेस किया और एक न्यू पैरा जिसके अंदर हम जो नया पैराग्राफ है उसकी वैल्यू को स्टोर कर पाएंगे। यहाँ पर मैंने इसे ग्लोबल वेरिएबल इसलिए बनाया क्योंकि मैं दो फंक्शन यूज कर रहा हूँ और मुझे दो अलग अलग फंक्शंस में यूज करना है इसे। वैसे अगर मैं इसे नहीं भी बनाऊंगा तो अभी कोई दिक्कत नहीं है, इसे हटा देते हैं, यहाँ पर दे देते हैं जरा वेरिएबल न्यू पैरा। अभी चेक करते हैं क्रिएट पैराग्राफ इंसर्ट, नहीं एरर दे रहा है, न्यू पैरा इज नॉट डिफाइंड, देना पड़ेगा। देखो मैंने इसे ग्लोबल इसलिए बनाया ताकि मैं दो अलग अलग फंक्शन में यूज कर रहा हूँ इसलिए इसे यूज कर सकूँ। ठीक है, अगर मैंने सिर्फ और सिर्फ वेरिएबल इसी में बना ले तो ये इधर तक ही रह जाएगा। ठीक है, अब क्या किया मैंने, Yes, sir. फंक्शन किए क्रिएट पैरा। क्रिएट पैरा में जो हमारा न्यू पैरा था उसमें हमें सबसे पहले एलिमेंट को क्रिएट करना है, क्रिएट एलिमेंट। तो हमने क्या किया, अगर हम मेरे को एक नया पैराग्राफ क्रिएट करना है या फिर कोई भी नया एलिमेंट क्रिएट करना है HTML प्रोग्रामिंग से विद द हेल्प ऑफ जावास्क्रिप्ट, तो हम डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल में एक बिल्ट इन एलिमेंट होता है, बिल्ट इन मेथड होता है क्रिएट एलिमेंट, उसके मदद से उन एलिमेंट्स को क्रिएट करते हैं। अब अगर हमें उस पैराग्राफ में कोई टेक्स्ट नोट डालनी है तो हम डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल में एक मेथड होता है क्रिएट टेक्स्ट नोड, उस क्रिएट टेक्स्ट नोड की मदद से हम एक टेक्स्ट नोड क्रिएट कर लेते हैं। अब मेरे को ये जो पैराग्राफ है इसके अंदर मेरे को इस टेक्स्ट को डालना है, तो ये जो न्यू पैरा है, न्यू पैरा मैंने अभी बताया था एक मेथड होता है अपेंड चाइल्ड जिसके मदद से हम किसी चाइल्ड एलिमेंट को अपने पेरेंट में इंसर्ट करवा सकते हैं। तो न्यू पैरा में मेरे को इस टेक्स्ट को डालना है, तो न्यू पैरा डॉट अपेंड चाइल्ड लगाएंगे और इसके अंदर टेक्स्ट नोड को डाल देंगे। अब मैंने यहाँ पर ये रिटर्न क्यों लगाया, अभी मैं बताता हूँ। उससे पहले मैंने क्या किया, इंसर्ट पैराग्राफ नाम से एक फंक्शन बनाया और उसको एक बटन के थ्रू कॉल करवाया। अब उस इंसर्ट पैराग्राफ में मैंने इस क्रिएट पैरा को एक्सेस कर लिया। ठीक है, मैंने यहाँ पर रिटर्न इसलिए कराया था ताकि ये फंक्शन कुछ ना कुछ रिटर्न करता है। अब ये जो भी रिटर्न कर रहा होगा वो इस फंक्शन में एक्सेस होने लग जाएगा। तो उसी तरीके से मैंने क्या किया, जो हमारा डिव था अपेंड चाइल्ड और हमारे पास रिटर्न में क्या आ रहा था न्यू पैरा, यहाँ से इस फंक्शन के थ्रू तो मैंने न्यू पैरा अपेंड करवा लिया। अभी देखना जब मैं क्रिएट करूंगा तो क्रिएट हो जाएगा, ये पता नहीं चला। अभी मैं बताता हूँ इसे, कंसोल डॉट लॉग न्यू पैरा हमने दे दिया। अभी मैं चेक करता हूँ, क्रिएट पैरा पे क्लिक किया, देखो यहाँ पर एक नया पैराग्राफ आ गया। अब इंसर्ट पैराग्राफ पे क्लिक करूंगा तो देखो ये इंसर्ट भी हो गया। ऑल्सो अगर हम एलिमेंट्स में जाकर के प्रोग्रामिंग में देखें तो हमारे डिव के अंदर भी वो पैराग्राफ आ चुका है। क्लियर? Yes, sir. तो इस तरीके से हम एलिमेंट्स को क्रिएट करते हैं जावास्क्रिप्ट में। समझ में आया? अब मान लो कि मेरे को इस पैराग्राफ में एक वो करना है, एट्रीब्यूट क्रिएट करना है। तो एट्रीब्यूट कैसे क्रिएट करेंगे? एट्रीब्यूट क्रिएट करने का बहुत आसान तरीका है। मैं ले लेता हूं एक बटन इसी में कर लूं मैं, या फिर एक कर लेते हैं। ऑन क्लिक करने पे क्रिएट एट्रीब्यूट, यहाँ पर एक फंक्शन कॉल करा, सॉरी हम लिख देते हैं एक स्ट्रिंग क्रिएट एट्रीब्यूट, और अब एक फंक्शन को कॉल कराएंगे। फंक्शन लिया क्या, क्रिएट एट्रीब्यूट। इस एट्रीब्यूट में हम सबसे पहले इस फंक्शन को कॉल कराएंगे बिकॉज हमने इस फंक्शन के थ्रू एक एलिमेंट क्रिएट किया था पैराग्राफ। यहां से रिटर्न होकर के हमारे पास क्या आ रहा है, न्यू पैराग्राफ। कंसोल लॉग न्यू पैराग्राफ चेक किया हमने, जरा चेक करते हैं हम हमारे पास आ रहा भी रहा है कि नहीं आ रहा। कंसोल में जाकर के देखें, क्रिएट एट्रीब्यूट चेक किया, हमारे पास आ गया ये। अब मैं क्या करता हूं, इस न्यू पैरा के अंदर मुझे क्या करना है, इस न्यू पैरा के अंदर मुझे एक एट्रीब्यूट क्रिएट करवाना है। तो सबसे पहले मैं एक एट्रीब्यूट को क्रिएट करता हूं इसी तरीके से वेरिएबल न्यू पैरा के साथ, या फिर चलो छोड़ो इसी में रहने देते हैं। वेरिएबल न्यू एट्रीब्यूट इज इक्वल्स टू डॉक्यूमेंट, जिस तरह से हम क्रिएट टेक्स्ट नोड के थ्रू एक टेक्स्ट क्रिएट करते हैं, क्रिएट एलिमेंट के थ्रू हम एक एलिमेंट क्रिएट करते हैं, उस तरीके से क्रिएट
एट्रीब्यूट होता है उस तरीके से हम एक एट्रीब्यूट क्रिएट कर लेते हैं। मान लो कि मेरे को एक एट्रीब्यूट क्रिएट करना है क्लास, ठीक है, क्लास, और इसके अंदर एक वैल्यू डालनी है, क्लास डॉट वैल्यू, वैल्यू, एक मिनट, क्लास नहीं, न्यू एट्रीब्यूट नाम से होगा, न्यू एट्रीब्यूट, हमने इसी को तो एक्सेस किया, डॉट वैल्यू इज इक्वल्स टू हेलो नाम से मैंने एक स्टाइल बनाई। अब हम चेक करते हैं जो हमारा न्यू एट्रीब्यूट है उसके अंदर वैल्यू आई भी है नहीं कि नहीं। कंसोल डॉट लॉग न्यू एट्रीब्यूट, चेक किया हमने, क्रिएट एट्रीब्यूट नाम से था, देखो एक हेलो क्लास आ चुकी है हमारे पास। अब इस क्लास को इस पैराग्राफ के अंदर डालना है, ठीक है, इस क्लास को इस पैराग्राफ के अंदर डालना है। तो हमारे पास पैराग्राफ कौन सा आ रहा था, न्यू पैरा आ रहा है, तो हम न्यू पैरा को लेंगे। और अगर मुझे कोई एट्रीब्यूट इंसर्ट कराना है किसी एलिमेंट में, तो हमारे पास एक फंक्शन होता है सेट एट्रीब्यूट न्यू पैरा डॉट चेक करूं, लॉग न्यू पैरा, सेव करते हैं, क्रिएट एट्रीब्यूट में आ तो रहा है ये, न्यू न्यू पैरा डॉट सेट एट्रीब्यूट नोड, और उसमें हमने दे दिया न्यू एट, सेव करते हैं। अब हम चेक कराते हैं, कंसोल लॉग न्यू एट्रीब्यूट, सेव किया, ये क्लास हेलो आ गया, इसके अंदर भी क्लास हेलो आ चुका है, इसको हटाओ, इसको हटाओ। समझ में आया किस तरीके से डालते हैं एट्रीब्यूट को? बस एक एट्रीब्यूट क्रिएट करो, उसकी एक वैल्यू असाइन करो, और जिस एट्रीब्यूट को जिस एलिमेंट में सेट करना है तो बस उस एलिमेंट को एक्सेस करो और आगे लगा दो सेट एट्रीब्यूट नोड। और जिस एट्रीब्यूट को डालना है, यानी कि क्लास को डालना था, उसकी वैल्यू किसमें मैंने स्टोर करवाई थी, न्यू एट्रीब्यूट नाम से एक वेरिएबल में कराई थी, उस वेरिएबल को यहाँ पे पास कर दो, बस आपकी वैल्यू इंसर्ट हो जाएगी। तो इस तरीके से हम एट्रीब्यूट्स को, टेक्स्ट को और एलिमेंट्स को क्रिएट करते हैं जावास्क्रिप्ट में। समझ में आया? ओके सर। नहीं आया? आया कि नहीं आया ये बताओ पहले। हेलो, तुम सुन रहे हो कि नहीं सुन रहे हो? इतना नहीं है। आवाज नहीं आ रही है? हाँ, चलो अब आगे देखते हैं। जैसे क्या है, अब मेरे को क्या करना है कि मेरे को स्टाइलिंग करनी है किसी एलिमेंट की, ठीक है। सर आपकी आवाज ही हेलो, अभी आ रही है आवाज? आ रही है आवाज? यस सर। तो चलो आज के लिए इतना ही है, आज तुम इतना ही करो, ठीक है, पहले इतना कर लो, उसके बाद आगे देखेंगे, ठीक है। ठीक है सर, ठीक है सर। कल तुम्हारी फॉर्म हैंडलिंग और जावास्क्रिप्ट एंड हो जाएगी। आज थोड़ा सा ही पार्ट रह गया बस इसका, डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल का। आज इसे पढ़ लेना कि किस तरीके से एट्रीब्यूट करते हैं, किस तरीके से पैराग्राफ क्रिएट करते हैं, ठीक है। कल मैं एक टू डू लिस्ट भी हो सकता है तो मैं बनवा दूं छोटी सी, और ये भी मैं बता दूंगा कि जावास्क्रिप्ट के थ्रू हम अपने HTML एलिमेंट्स को स्टाइल कैसे करते हैं, मतलब बटन क्लिक करने पे पर्टिकुलर एलिमेंट पे कुछ स्टाइल अप्लाई हो जाए, वो चीज कैसे करते हैं, ठीक है। आज की क्लास में कोई डाउट? कोई डाउट तो नहीं है आज की क्लास में? चलो ठीक है, अगर कोई आवाज डाउट नहीं आ नहीं रही है, सर आपकी? मैं ये कह रहा हूँ कि आज की क्लास में कोई डाउट तो नहीं है? नहीं है सर, अभी तक तो नहीं है, अभी देखनी पड़ेगी आज। चलो ठीक है तो फिर, ठीक है, थैंक यू सर। ओके।